हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, इस लेक्चर में अपन देखने वाले डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको पहले पढ़ा था सम ऑफ सब स्पेसेस W1 प्लस W2। अगर मेरे पास कोई दो सब स्पेस W1 है, W2 है, तो उनका सम मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्शन भी बताया था। ठीक है, तो पहले मैं उसको रिवाइंड करूंगा, उसको अपन रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर अपन अब डायमेंशन भी देखेंगे, अपन डायमेंशन भी देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जाएंगे अपन डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, तो लिखते हैं लेट W1 and W2 be two subspaces of V over F। V over F ये क्या है? ये मेरे पास कोई दो सब स्पेसेस है। ठीक है, देन W1 प्लस W2 is also a subspace of V over F। तो ये आपको पता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, किस तरह से होता है वो भी बता दिया मैंने। देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। गाइज, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके हमेशा काम आएगा, हमेशा। कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, TFR, NBHM, DU, BHU, नेट, गेट, किसी में भी बैठ जाओ आप, सब में ये आपका काम आएगा। क्या है? डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस रिजल्ट को आपको, इस थ्योरम को आपको याद रखना है। थ्योरम में इसका अच्छा सा प्रूफ होता है, प्रूफ लंबा है इस वजह से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और को इतना काम भी नहीं आता, इतना वो काम भी नहीं आता। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि भाई डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या होगी? डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस ऑफ डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, इतनी बात चलो समझ में आ गई। अब इनको निकालेंगे कैसे? इनको निकालेंगे कैसे? तो देखो, एक दो चीजें, एक दो प्रूफ्स में और लिखता हूं यहाँ पे, एक दो रिजल्ट। इसको रिजल्ट 1 नाम दे दो, इसको रिजल्ट 1 नाम दे दो। ठीक है, अगला रिजल्ट देखो, अगला रिजल्ट कि मेरा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको पीछे कर लो थोड़ा, रिजल्ट 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस, यानी कि जो मेरा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आएगा ना, वो डायमेंशन W1 और डायमेंशन W2 इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा, और इसमें से जो मैक्सिमम होगा 0 और डायमेंशन W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, इनमें, इनके बीच में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लाई करेगी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूं। मैं वो क्या है कि जब भी आपको डायमेंशन W1 प्लस W2 पूछी जाए ना,
आपको जब भी डायमेंशन W1 प्लस W2 पूछी जाए तो आप हमेशा हमेशा का मतलब 95% केसेस में आप कोशिश करो कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आप निकाल पाओ, क्योंकि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 ये निकालना बहुत आसान होता है, ये निकालना बहुत आसान होता है। डायमेंशन W1 आपके पास होएगी सही, डायमेंशन W2 आपके पास होएगी सही, ये आप आसानी से निकाल ही लोगे, तो ये भी आपकी आसानी से निकल जाएगी। डायरेक्ट इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, डायरेक्ट इसको निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैंने इसके लिए इसको लगा दिया, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक रिजल्ट है। तो इसको अपन प्रूफ से देखते हैं, ठीक है, छोटा सा प्रूफ है इसका, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो क्या है इसका प्रूफ देखो क्या है कि भाई W1 इंटरसेक्शन W2 ये मेरा W1 का सबसेट होता है, ठीक है, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 ये मेरा W2 का भी सबसेट होता नहीं होता? तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1, और इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसको 2 देता हूं। तो बाय 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं कि भाई मेरी ये डायमेंशन है ना W1 से भी कम है तो W2 से भी कम है। इससे आप क्या कह सकते हो कि भाई मेरी जो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 होगी ना बाय 1 एंड 2 डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन, इसको हटा दूं मैं, ठीक है, डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2। तो मेरा एक साइड तो ये प्रूव हो गया, ओके, एक साइड तो मेरा प्रूव हो गया, इसको थर्ड नाम दे दो। अब मुझे ये साइड प्रूफ करनी है, क्या करना है मुझे, ये साइड प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे प्रूफ करूंगा मैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एज वी नो डायमेंशन ऑफ एनी सब स्पेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कि भाई मेरे पास कोई भी सब स्पेस हुआ, तो उसकी डायमेंशन या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, ये अपने को पता है ही है। तो इसको हटा के मैं लिखता हूं डायरेक्ट, दैट इज डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 वो क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसको मैंने 4 दे दिया। अगला, अब देखो मेरे पास क्या है, सिंस मेरा W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ V, भाई V का सब स्पेस W1 प्लस W2 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मेरे पास लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगा, होगा नहीं होगा? तो देखो डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या है मेरे पास, ये है, ठीक है। डायमेंशन W1 प्लस W2 को लिखता हूं मैं, तो इंप्लाइज दैट डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये मेरी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V से लेस देन होगी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ले जाता हूं, आगे पीछे कर देता हूं इसको, ठीक है, इंटरचेंज कर देता हूं और इनकी पोजीशन को, डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन V लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये होगा। तो ये 4th ले लो, इसको 5th ले लो। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस 5th को आप ऐसे लिख सकते हो थोड़ा, या फिर हाँ इसी को लिख लो, क्या दिक्कत है भाई, एक 4th और 5th एक जैसी दिखनी चाहिए ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 ग्रेटर देन इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ये मेरी 5th है, ओके। तो देखो अब 4th और 5th से मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2
और डायमेंशन W1, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन दोनों का, इन दोनों का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो लिख दो इसको, बाय फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W, इसको ऊपर लिख लेते चलो, अच्छा यहाँ लिख लो चलो, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगी मेरी, लेस देन होगी, या ये सॉरी ग्रेटर देन होगी किससे, मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, ये मेरी इस तरह से होगी। तो ये इसको 5 दिया, इसको 6, तो आपने थर्ड इक्वेशन लिखी होगी बाय 3 and 6 से मेरा ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, मैं कहाँ गया, हाँ ये आ जाएगा मेरा, बाय 3 and 6 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो मैं आपको अभी डायमेंशन W1 प्लस W2 का भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, डायमेंशन W1 प्लस W2 का भी मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, और इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस पर। ठीक है, इसके बाद अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं साथ के साथ। तो देखो क्या है फॉर्मूला और क्या है क्वेश्चन। तो गाइस ये है अपना अगला रिजल्ट। ठीक है, W1 प्लस W2 पर। ठीक है, मैंने अभी आपको W1 इंटरसेक्शन W2 वाला बताया था, तो अब ये W1 प्लस W2 वाला है। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मेरी लेस देन होगी मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 कॉमा डायमेंशन ऑफ V, यानी कि मेरे पास जो भी डायमेंशन W1 प्लस W2 आएगी, अपन कैसे लिखते हैं भाई, मेरे पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मेरे पास किस तरह की आती है, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इस तरह की लिखते हैं अपन। तो देखो, तो ये जो भी मेरे पास डायमेंशन W1 प्लस W2 आएगी ना, तो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 या तो ये या फिर डायमेंशन V, इन दोनों में से मिनिमम में आएगी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम किस किस का हो सकता है, ये कि डायमेंशन W1 का हो या फिर डायमेंशन W2 का हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लाया हूं मैं, इस पे 2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और भी है। ठीक है, क्वेश्चन और भी है, लेकिन इन 2 क्वेश्चन के बाद मैं आपको डायरेक्ट सम पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वोशंट इस पे से आएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 और डायमेंशन W1 प्लस W2 कि डायमेंशन अपन ये निकालते कैसे हैं, इन जनरल अपन निकालते कैसे हैं, अगर अपन इन फॉर्मूलाज को भी यूज ना करें तो, इन फॉर्मूलाज को भी यूज ना करें तो, और वो बेस्ट तरीका है, वो क्या है, वो बेस्ट तरीका है निकालने का, आपको उसी से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बाद में आना ही नहीं है भले, लेकिन वो बेस्ट तरीका है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं उसको ये थोड़ा बहुत क्वोशंट स्पेस वगैरह हो जाए तो मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो देखो, इफ W1 and W2 are two subspaces of P20 over R, P20 over R such that कि मेरी डायमेंशन W1 19 है, डायमेंशन W2 17 है। ओके, तो ये बोल रहा है कि देन फाइंड द रेंज ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2, इनकी डायमेंशन मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो देखो मेरे को रेंज फाइंड करनी है, तो बेस्ट तरीका यही है अपना, रेंज फाइंड करने वाला, और अभी तक तो अपन ने पढ़ा भी यही है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है मेरा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2, और इधर से मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, ये होता है मेरा। अब इसमें देखो डायमेंशन ऑफ V क्या है, V क्या है मेरा, ये है, ये मेरा V है। ओके, तो इस V की डायमेंशन कितनी है, 20 प्लस 1 21। ठीक है, Pn ओवर R की डायमेंशन क्या होती है, n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 यानी कि 21 डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन 21 है। ठीक है, तो लगाओ डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 क्या है 19 कॉमा डायमेंशन W2 क्या है 17, इधर से मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा 19
प्लस 17 19 प्लस 17 माइनस 21, थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ 0,19 प्लस 17 माइनस 21, ये होगा मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू, अब 17 और 19, 17 और 19 इन दोनों में से मेरे पास मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है मेरे पास 17, ठीक है। और ये कितना होता है? 19 प्लस 17, 36 माइनस 21, 36 माइनस 21 यानी कि 15, यही होता है। तो मैक्सिमम ऑफ 0,15 क्या आएगा मेरे पास? 0,15 में से मैक्सिमम कौन है? 15, तो ये मेरे पास क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास? 15। तो W1 इंटरसेक्शन W2 की मेरे पास रेंज कितनी हुई? 15 से लेके 17 इनके बीच हो सकती है, यानी कि इसकी डायमेंशन मेरे पास या तो 15 होगी या 16 होगी या 17 होगी, जब मेरे पास W1 और W2 की डायमेंशन इस तरह से है, ठीक है। तो अपन को बस करना क्या था? फॉर्मूला यूज करना था, तो मैंने भी वही किया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसमें लगा देता हूँ, इसी तरह से मैं इसमें लगा लेता हूँ कि भाई मेरे पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या है? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायरेक्ट करूंगा मैं, तो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 यानी कि 19 प्लस 17 36 कॉमा डायमेंशन ऑफ V कितनी है? 21 लेस देन इक्वल टू डायरेक्ट मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2 यानी कि मैक्सिमम ऑफ 19 कॉमा 17, ठीक है। 19 एंड 17, ओके। अब 36 और 21 में से मिनिमम कौन है? ऑब्वियस सी बात है 21, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या है मेरी? 21 इधर, और इधर मैक्सिमम कौन है? 19। तो मेरे पास W1 प्लस W2 की रेंज कितनी आई? 19 टू 21, यानी कि ये मेरे पास कितना कितना हो सकता है? 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, ओके। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो सकता है। तो जैसा मैंने इसमें किया वैसा ही मैं इसमें करूंगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला लगाओ। तो अभी तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, फिर बाद में अपन डेफिनेशन से निकालेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है निकालने का, अपन उससे निकालेंगे, ठीक है। अगला देखो, V मेरे पास ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि भाई डायमेंशन ऑफ V मेरे पास n स्क्वायर होती है इसकी डायमेंशन, ओके। और W1 मेरे पास ये है, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिस। डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आएगी अपने पास? n प्लस 1 बाई 2, एंड डायमेंशन ऑफ W2 मेरे पास n माइनस 1 बाई 2। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई, करवाया क्वेश्चन। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगी मेरे पास, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2, एंड इधर मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ये आएगी, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या होगा? मिनिमम ऑफ n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा n माइनस 1 बाई 2, ये होगा। और इधर मेरे पास क्या होगा? इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो इधर मेरे पास क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा n प्लस 1 बाई 2 प्लस n माइनस 1, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, लाइन में करेंगे इसको। डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन V कोमा 0, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 कितनी होती है? n प्लस 1 बाई 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 माइनस डायमेंशन भी कितनी है? n स्क्वायर कोमा 0, ठीक है। और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा?
ये बताओ इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा। तो कैसे चेक करें भाई, मेरा 1 लेस देन 2, इसी तरह से अपन चेक करते हैं। तो n प्लस 1/2, एक साइड ये लिख लो, एक साइड ये लिख लो, ठीक है। अब लेस देन ग्रेटर देन है, इसका साइन अपन बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना हमेशा कि भाई मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, n ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि n अगर 0 हो गया तो मेरा v क्या था, n क्रॉस n ओवर r, यही था मेरा। तो n अगर 0 करूंगा मैं तो 0 क्रॉस 0 ओवर r। 0 क्रॉस 0 की कौन सी मैट्रिक्स होती है, मिनिमम 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, तो n ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ये ग्रेटर देन होगा, या इक्वल होगा, या फिर लेस देन होगा, इन तीनों में से यही हो सकता है। तो देखो 2 मेरा पॉजिटिव है, हटा दिया मैंने, n पॉजिटिव है, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो मेरा n प्लस 1 ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, लेस देन होगा, किससे, n माइनस 1 से, ओके। n पॉजिटिव है तो मैंने हटा दिया, तो मेरा 1 ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, या लेस देन होगा -1 से। तो यानी कि मेरा क्या हुआ, 1 -1 से बड़ा होता है छोटा होता है, 1 मेरा -1 से बड़ा होता है छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या कंक्लूजन मिला कि 1 ग्रेटर देन -1, इसका मतलब कि मेरा n प्लस 1/2 ये मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ये लेस होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इधर तो आएगा अपने पास लेस देन इक्वल टू n माइनस 1/2, और इधर देखो इनका एडिशन करो कि भाई एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम मेरा 2 आया, n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ओके। और ये माइनस का n स्क्वायर अलग है, ओके। जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो n वाली टर्म हट जाएगी, तो 2n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर, 2 से 2 गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 0,0। तो 0,0 में मैक्सिमम क्या है, दोनों एक ही तो है। मैं कहूं कि 1 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है, दोनों बराबर ही तो है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दो, यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दो। तो मेरी डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, मेरी इसकी रेंज इतनी आएगी, ये तो मेरी रेंज आई, ठीक है। लेकिन अब इधर सोचो कि मेरे पास W1 कुछ इस तरह का था कि A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ठीक है। W2 मेरा कुछ इस तरह का था कि A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, यही था। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स या तो अपने पास सिमेट्रिक होगी या फिर एंटी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। दोनों तो एक साथ वो हो नहीं सकती कि भाई मेरे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो जाए और मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोल दो, वो दोनों साथ में हो जाए, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मेरा W1 में अगर सिमेट्रिक आ रहा है और W2 में मेरा स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, वो मेरा 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हमेशा मेरे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है और सिमेट्रिक भी होती है, सिवाय जीरो मैट्रिक्स से कोई नहीं होता। ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स है ना, एक बात ये ध्यान रखना। तो जीरो मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होती है। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और सिमेट्रिक भी हो। जब ये इंटरसेक्शन 0 आ रहा है तो डायमेंशन कितनी आएगी इसकी, जीरो स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, 0 होती है। तो डायरेक्ट इस रेंज को छोड़कर अपना रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0, W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब अपने पास डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 0 आ गई तो मैं इजीली डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकाल सकता हूं। वो क्या आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये आएगी। यानी कि n प्लस 1/2 प्लस n माइनस 1/2 माइनस 0 ऐड करोगे n स्क्वायर, और जो कि क्या है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये एग्जैक्ट निकल गई थी, तो मैंने W1 प्लस W2 वाली को भी एग्जैक्ट निकाल लिया है, ठीक है। तो ये था मेरा W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन W2 पे थ्योरम थी, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन ये इंटरसेक्शन वाले और ये एडिशन वाला
सम वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। डायमेंशन निकालना मैं समझाने वाला हूँ अच्छे से, बेसिस और डायमेंशन। ठीक है, बाकी तो मैंने समझा दिया इसको, इंटरसेक्शन किस तरह से होता है, एडिशन किस तरह से होता है, वो तो मैंने समझा दिया। लेकिन बेसिस एंड डायमेंशन किस तरह से निकालते वो मैं आपको समझाऊँ कोशेंट स्पेस के बाद। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे अब कि डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है मेरे पास। ठीक है, तो सम देख लिया अपन ने, तो डायरेक्ट सम भी बिल्कुल सेम है, इजीली है, बस एक हल्का सा चेंज है, कंपेयर करो, हल्का सा चेंज है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट सम, ओके, कि डायरेक्ट सम क्या होता है। तो मेरा V कोई भी वेक्टर स्पेस होगा। ओके, V क्या है, मेरा कोई भी वेक्टर स्पेस है, और W1 एंड W2 मेरे पास ये दो सब स्पेसेस होंगे V के। ठीक है, तो मैं कहूंगा V मेरा वेक्टर स्पेस V मेरा W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम है। W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम है। इफ एंड ओनली इफ, ये डायरेक्ट सम का साइन है। ओके, डायरेक्ट सम का इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है कि W1 प्लस W2 मेरे पास क्या आ जाए, पूरा V। W1 प्लस W2 मेरे पास पूरा V आ जाए। ठीक है, मैं इनको जब ऐड करूं तो, एंड सेकंड मेरे पास कि भाई W1 इंटरसेक्शन W2 मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। W1 इंटरसेक्शन W2 मेरे पास 0 आना चाहिए। तब मैं कहूंगा कि मेरा वेक्टर स्पेस भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं अपन, लेट V be any vector space and W1 and W2 be any two subspaces। ये क्या है, मेरे पास कोई भी दो सब स्पेस है। देन V is direct sum of W1 and W2 if and only if ये कंडीशन। ठीक है, तो ये तो क्या है, मेरे पास दो सब स्पेसेस के लिए था। ठीक है, अगर दो से ज्यादा हुए तो क्या करेंगे, तो देखो इफ एंड ओनली इफ ये दो के लिए देख लिया। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास कि W1 प्लस W2 मेरे पास V हो, एंड सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 मेरे पास 0 हो। देन मैं इसको ऐसा लिखूंगा, V को मैं W1 प्लस W2 ऐसा लिखूंगा। ठीक है, ये अगर सब स्पेस दो से ज्यादा है, इफ सब स्पेसेस आर मोर देन 2, सब स्पेस क्या है, मोर देन 2 है, यानी कि दैट इज लेट W1 W2 W3 W4 WK be सब स्पेसेस of V, then V equals to W1 plus W2 plus W3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा अपना। ठीक है, इस तरह चलते हैं, ये W क्या है मेरा, K है ना, तो WK। तो मैं इसको ऐसा कब लिख पाऊंगा, इफ एंड ओनली इफ। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेम रहने वाली है, क्या है कि भाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 ऐसे चलते प्लस WK इक्वल टू V। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एडिशन ये प्लस प्लस वाला है ना, ये नॉर्मल एडिशन है जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा और पहले अपने लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा है। लेकिन जो प्लस जो सर्कल के अंदर है वो डायरेक्ट सम को शो करता है। ओके, इतना बात समझ लो। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरे पास सेम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन इसको ध्यान से देखो, ये नई कंडीशन है, फॉर ऑल Vi एलिमेंट ऑफ V, यानी कि V के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट Wi in Wi यूनिकली वर्ड मेन है यहाँ पे। ठीक है, यूनिकली
सच दैट कि मेरा वी आई इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस, ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है, स्मॉल वाले हैं ये, इसको आप ऐसा लिखो W1 W2 W3 WK, ठीक है, इस तरह से हो मेरा क्या कि मेरा वी आई है ना, कोई भी एलिमेंट हुआ मेरा वी का, मैं वेक्टर स्पेस का मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उस एलिमेंट के लिए मेरे पास हर सब स्पेस में एक एलिमेंट यूनिकली मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, मिलना चाहिए, सच दैट कि मैं वी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो ये यूनिकली होना चाहिए, यूनिकली मैं वी को किसी और तरह से भी लिख पा रहा हूं, नहीं, यूनिकली होना चाहिए। तो ये जो सेकंड कंडीशन है ना, अगर आप इसको 2 में लेकर जाओगे, बाकी के हटा दोगे, तो वो सेम यही कंडीशन दे देती है। ये सेम ये वाली कंडीशन है सेकंड, ये अपनी यही कंडीशन देती है कि इंटरसेक्शन 0 हो। यूनिकली का मतलब क्या है कि अगर अपन दूसरे तरह से शो करते हैं, मान लो ये W1 प्लस W2 है, मैं कुछ ही और तरह से शो कर रहा हूँ इसको, शायद मान लो मैं इसको आगे पीछे करके, नहीं वो तो सेम हो जाएगा, इसको अपन कोई भी और तरीका मान लो, अभी मुझे याद ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अगर किसी और तरह से शो करता हूँ तो मेरा ये डायरेक्ट सम नहीं होगा, इसको मैं डायरेक्ट सम नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। ये डायरेक्ट सम कब होगा, जब ये W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WK ये मेरा V हो, एंड हर एलिमेंट V के लिए मेरे पास W का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि मैं इसको लिख सकूं यूनिक वे में इसको लिख सकूं मैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझो अब, कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि इनसे जो स्पैन होगा ना, इनसे भाई W1 किसी न किसी से स्पैन हो रहा होगा, W1 किसी न किसी से स्पैन हो रहा होगा। अपन कोई भी वेक्टर स्पेस हुआ या सब स्पेस हुआ कि क्या बोलते हैं, V इक्वल टू LS, S कोई सेट होता है, ठीक है। तो W1 मेरा किसी न किसी से स्पैन हो रहा होगा, W2 किसी न किसी से, W3 किसी न किसी से स्पैन हो रहा होगा, तो V मेरा इनके यूनियन से स्पैन होना चाहिए, V मेरा इनके यूनियन से स्पैन होना चाहिए, और वो इस तरह का कंडीशन बना देनी चाहिए उसको, ठीक है, इस तरह की कंडीशन उसको बना देनी चाहिए। तो ये मेरा डायरेक्ट सम है, ये क्या है, ये मेरा डायरेक्ट सम है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, एग्जांपल देखो कि मेरा V ले लो R2 ओवर R, V क्या है मेरा R2 ओवर R, एंड W1 मेरे पास है x, 0 x एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। W2 है मेरे पास 0, y, मेरे पास क्या है 0, y एंड y एलिमेंट ऑफ R। तो क्या मैं V को इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मैं W1 डायरेक्ट सम W2 ऐसा लिख सकता नहीं लिख सकता मैं, देख लो मेरा ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये क्या है मेरा y एक्सिस है, ठीक है। जब x और y एक्सिस दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा R2 बनेगा नहीं बनेगा, ये मेरी x एक्सिस ये y एक्सिस, इन दोनों को ऐड करने का मतलब है स्पैन करना, तो मेरा पूरा ये सब आ जाएगा R2 में, R2 ओवर R में आ जाएगा मेरा, तो मेरा V के इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये x और ये y, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये और ये क्या है 0, 0, 0, तो 0, 1 हो गया, तो मेरा डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए से अगर आप ज्यादा में करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसा कर लो, क्या कि भाई मैंने R3 ओवर R कर लिया, अब x y z एक्सिस कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे पास ये हो गया x एक्सिस, डायरेक्ट इसको लिखो, W1 क्या है मेरे पास x एक्सिस, W2 क्या है मेरे पास y एक्सिस, W3 क्या है मेरे पास z एक्सिस, ओके। तो इनका डायरेक्ट सम ये होगा, और आपने को कोई भी एलिमेंट लिखना होगा, मान लो मुझे लिखना है 1, 2, 3, मुझे ये एलिमेंट लिखना है V का, ये एलिमेंट V का है, मुझे ये एलिमेंट लिखना है, तो मेरे पास x एक्सिस में यूनिक एलिमेंट ही मिलेगा, मेरे को x एक्सिस पर यूनिक एलिमेंट ही मिलेगा मुझे, जो इस तरह से होगा कि भाई 1, 2, 3 मैं इसी तरह से पाऊंगा 1, 0, 0 प्लस 0, 2, 0 प्लस 0, 0, 3 प्लस 0, 0, 3, ये टपल्स में, ओके, टपल्स में ये कॉमा लग रहा है, तो मैं इसको देखो यूनिक वे में लिख पा रहा हूं मैं, भाई ये W1 का, ये W2 का, ये W3 का एलिमेंट है, तो यूनिक वे में मैं इसको लिख पा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट सम हो गया, क्या हो गया मेरा, ये डायरेक्ट सम हो गया, ठीक है। चलो इतनी बात तो हुई, अब एक नई चीज सीखो, अब वो है, तो देखो 2 में सीखो, 2 में ज्यादा सिंपल पड़ेगा।
v मेरा डायरेक्ट सम है W1 प्लस W2 का। ओके, तो क्या है, मैंने क्या लिखा कि भाई फर्स्ट कंडीशन से मेरे पास v इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा, ये होगा, ठीक है। तो देन W2 इज कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस ऑफ W1, और इसी तरह सिमिलरली W1 इज कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस ऑफ W2। W1 क्या है, W2 का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है, ठीक है, और W2 क्या है, W1 का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सब स्पेसेस है। ओके, ऑर्थोगोनल सब स्पेस अलग होता है, वो अपन इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर स्पेस में अभी कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस देखो, तो वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेथड है वो, एक्चुअल में वो मेथड है, मेथड आपको सिखा रहा हूं मैं किस तरह से आता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस तरह से, ठीक है। तो डायमेंशन तो आप निकाल ही लोगे भाई, W1 प्लस W2 के डायमेंशन आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो इन दिस केस बाय वन देख लो आप, बाय वन फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये मेरी क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो डायमेंशन दोनों की सेम आएगी। अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नेक्स्ट से देखो, बाय टू, सिंस अपन जानते हैं डायमेंशन W1 प्लस W2 कितनी होती है, डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। और W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है मेरे पास, जीरो स्पेस है, ठीक है। तो ये तो क्या होगी मेरे पास, ये क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसका मतलब डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या है मेरे पास, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ये मेरे पास आया। तो ये भी मेरा एक रिजल्ट बन गया, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपन, इसको नाम दे दो रिजल्ट 1, इसको नाम दे दो रिजल्ट 2। जब अपने पास डायरेक्ट सम वाली कंडीशन होगी तो डायमेंशन W1 प्लस W2 डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 के इक्वल हो जाएगा, इसको नाम दे दो रिजल्ट 2। तो अब देखो 1 एंड 2 से देखो कि भाई मेरा V W1 प्लस W2 है, यानी कि W1 और W2 से स्पैन हो रहा है, इंटरसेक्शन में मेरा जीरो जा रहा है, इंटरसेक्शन में मेरा जीरो जा रहा है। और अभी अपन ने एग्जांपल में भी देखा था कि भाई R2 के एग्जांपल में मैंने एक एक्स एक्सिस लिया था, एक वाई एक्सिस, तो जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरा R2 के इक्वल बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है। यानी कि मेरी डायमेंशन W1 और डायमेंशन W2 मेरी डायमेंशन V के इक्वल बनेगी नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है बनेगी। इंप्लाइज दैट बाय 1 एंड 2 डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 डायमेंशन W2 which is equals to dimension W1 plus W2 equals to dimension of V, ठीक है, डायमेंशन ऑफ V। तो देखो मेरा सेकंड वाले से भी प्रूव हो गया, मेरा सेकंड वाले से भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको रिजल्ट 3, एक्चुअल मैंने इसको प्रूव करने के लिए था ये, तो इसको रिजल्ट 3 नाम दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता ये, लेकिन ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हमेशा, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने कि डायमेंशन W1 प्लस W2 मेरे डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होंगे, ठीक है। जब डायरेक्ट सम हो तभी होगा सिर्फ, बाकी और केसेस में नहीं होगा। और डायमेंशन W1 प्लस W2 डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 होगा। चलो इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट सब स्पेसेस पर, इस पर कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस पर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसका मेथड आपको अच्छे से समझना है, क्या करना है, अच्छे समझना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, लेट V इक्वल टू R क्यूब ओवर R, ठीक है, V इक्वल टू R क्यूब ओवर R एंड W1 मैंने कर दिया ये क्या 101,231, ठीक है, एंड W2
ऑल्सो बी एनी सब स्पेस, ठीक है। W2 मेरा और भी कोई सब स्पेस है, सच दैट V इक्वल टू W1 प्लस W2, V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2, देन फाइंड W2। तो W2 फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या जाता है कि मेरे को V दे दिया r³/r, तो V की डायमेंशन आपको ऑब्वियस सी बातें पता है कितनी है, 3 है, ठीक है। और W1 मेरे को इस तरह का दे दिया। इस नोटेशन का मतलब क्या है कि मेरा W1 101 और 231 से स्पैन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पैन हो रहा है, यानी कि W1 मेरा क्या हो रहा है, इससे L ऑफ 101, 231, ये इस तरह का है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, इससे स्पैन हो रहा है। तो W1 मेरा इससे स्पैन हो रहा है, तो W2 मेरा किस से स्पैन होगा? W2 मेरा किस चीज से स्पैन होगा कि मेरा डायरेक्ट सम हो। V क्या होगा मेरा? W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम हो, ठीक है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप करोगे। तो देखो आंसर, स्टेप वन, तो राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। राइट, ये मतलब इस तरह का, राइट द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V का स्टैंडर्ड बेसिस लिखो, जो कि क्या है मेरे पास, E1 E2 E3 होता है। तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं 100 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ठीक है। अब एक चीज तो आपको पता चल रही होगी, क्या कि डायमेंशन W2 मेरे पास 1 आएगी, डायमेंशन W2 मेरे पास 1 आएगी। कैसे? क्योंकि W1 मेरा इनसे स्पैन हो रहा है, तो कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और Li है नहीं है, देख लो 101 2 3 1, इस ये मैट्रिक्स बनाए मैंने, पिवट एलिमेंट मुझे देख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने हटाया इसको, तो ये मेरे पास 3 बचेगा, ये मेरे पास -1 बचेगा। पिवट एलिमेंट मेरे पास 2 आ गए, यानी कि दोनों के दोनों Li है। डायमेंशन W1 मेरे पास कितनी आई? डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आई मेरे पास? 2 आई। डायमेंशन ऑफ V कितनी है मेरे पास? 3 है। एंड सिंस V इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 है क्या नहीं है? मैंने दिया हुआ है। इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ये दोनों लाइन अलग अलग है गाइस, ठीक है। ये दोनों लाइन में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग है। ये डायमेंशन V होगी, डायमेंशन V कितनी है? 3। डायमेंशन W2 कितनी है? W1 कितनी है? 1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, यानी कि डायमेंशन ऑफ W2 कितनी आएगी मेरे पास? 1 आएगी। डायमेंशन W2 मेरे पास कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इससे तो मेरे को एक आइडिया लग गया, क्या कि W2 मेरा जो भी होगा ना, किसी एक एलिमेंट से स्पैन हो रहा होगा। जैसे W2 मेरा 2 एलिमेंट से स्पैन हो रहा है, तो W2 मेरा किसी एक एलिमेंट से स्पैन हो रहा होगा, ठीक है। इतना मुझे समझ में आ गया। तो ये सब क्या था? मेरे आइडिया के लिए था कि भाई प्रोसेस क्या बन सकता है, W2 की इमेज क्या बन सकती है, वो था मेरा ये सब, ठीक है। तो स्टेप 1 राइट द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V, ठीक है। स्टेप 2 मेरा क्या होगा? स्टेप 2 पिकअप वन ऑफ एलिमेंट, या फिर पिक ऑफ वन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V, ठीक है। एंड चेक द लीनियरली इंडिपेंडेंसी विद W1 के साथ आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करनी है आपको, ठीक है। W1 के साथ 1 बाय 1 आप इसमें से एलिमेंट उठाओगे। मान लो आपने ये एलिमेंट उठाया,
इसको इन दोनों के साथ चेक किया, अगर ये LD आ रहा है तो अपन इसको नहीं लेंगे। इसको चेक करो, ये LD आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। इसको चेक करो, ये LD आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो देखते हैं इनमें से क्या बनता है, इनमें से क्या बनता है। तो जो निकल के आएगा ना इनमें से कोई एक, जिसके साथ ये दोनों एलाई हो जाएंगे, तो मेरा W2 उसी के साथ स्पैन हो जाएगा, W2 मेरा उसी से स्पैन हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को अपन बोलते हैं एक्सटेंशन, इस चीज को अपन बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ बेसिस, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सब स्पेस, ठीक है। और स्टेप 3 क्या है मेरे पास, स्टेप 3 आफ्टर फाइंडिंग Li एलिमेंट, इसमें से इसको 1 नाम दे दो, फ्रॉम 1 स्पैन द सब स्पेस W2 क्या कर दो, स्पैन कर दो इसी से, ठीक है। जो आपको एलिमेंट मिला है ना उसी से आप स्पैन कर दो। तो देखो कैसे करते हैं अपन देखेंगे। तो मैं एक एलिमेंट ही क्यों बोला मैंने, स्पैन, सॉरी, पिक वन ऑफ द एलिमेंट, पिक रिक्वायर्ड नंबर, यहां पे वन ऑफ द नहीं आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे मैंने 1 ही क्यों बोला था, क्योंकि डायमेंशन W2 मेरे पास 1 आ रही थी, इसलिए मैंने 1 बोला था। यहाँ पे अगर मान लो डायमेंशन W2 मेरे पास 3 आती, ये मेरे पास कोई R5/R होता है, इसकी डायमेंशन 2 तो इसकी 3 आती, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को 3 एलिमेंट उठा के चेक करना पड़ता कि कौन से एलाई हो रहे। तो देखो मैंने चेक किया कि भाई मेरे पास W1 में क्या क्या थे, 101, 231। अब मैंने उठा लिया, ये 1 by 1 उठा रहा हूं मैं, 100। अब देखता हूँ ये एलाई बनता है नहीं बनता, ये तीनों मेरे पास एलाई बनते नहीं बनते। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा तो ये 0, ये -1 हो जाएगा। माइनस करूंगा इसको तो ये तो 0 हो गया, ये 0, ये मेरा -1 हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास कुछ इस तरह का दिखेगा, 101 03 -1 00 -1 दिखा इस तरह का। अब देखो A11 के नीचे सारे 0 है, ओके, A22 के नीचे सारे 0 है, ओके, A33 मेरा लास्ट है, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब सारे 0 है। तो मेरे सारे के सारे कॉलम हो गए, मेरे पास। तो पिवट एलिमेंट देखो 1 2 3, तीनों मेरे पास पिवट एलिमेंट आ गए। 3 ही एलिमेंट थे मेरे पास, 2 तो ये और एक ये वाला, एक मेरा ये वाला। 3 थे, 3 पिवट एलिमेंट आ गए। इसका मतलब क्या है, कि मेरे पास ये 101, फिर इसके बाद कौन सा था 231, 100, ये क्या है मेरे पास, एलाई है। ये क्या है, आर एलाई, आर। इसको अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, क्या है, इंप्लाइज दैट कि मेरे पास 101 231 100, ये सब क्या है मेरे पास, एलाई है, आर एलाई एलिमेंट्स। ये मेरे पास क्या है, एलाई एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है, स्टेप 3 पर जाओ। स्टेप 3 आफ्टर फाइंडिंग एलाई एलिमेंट फाइंड कर लिया, यानी कि इसकी वजह से मेरे पास ये तीनों एलाई बन रहे हैं। तीनों मेरा ये क्या है, अब ये V का भी बेसिस हो सकता है। V की डायमेंशन कितनी है, 3 है, V की डायमेंशन 3 है, 3 एलाई एलिमेंट मिल गए, तो ये भी मेरा V का बेसिस बन सकता है, ठीक है। तो मेरे पास जो आफ्टर फाइंडिंग एलाई एलिमेंट, यानी कि ये फ्रॉम 1 स्पैन द सब स्पेस W2 को स्पैन कर दो, यानी कि W2 मेरा किससे स्पैन हो जाएगा, 100 से मेरा W2 इजीली स्पैन हो सकता है। W2 मेरा 100 से स्पैन हो सकता है, यानी कि W2 मेरा इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने इसके साथ चेक किया था, आप चेक करो तो कुछ हो रहा सकता है, तो वो भी सही होगा। मेन चीज क्या है, मेथड। तो मैं अगर दूसरे के साथ चेक करूं, मान लो 010 के साथ अगर मुझे चेक करना हो 010, तो मेरे पास क्या है 101 231 010, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 3 -1, ठीक है। अब मैं इसको
इसको क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ मैं इन दोनों को, R2 R3 को 1 0 1 0 1 0 0 3 -1, 3 से मल्टीप्लाई कर इसको हटाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा 0। तो ये देखो यहाँ भी मेरे पास 3 पिवट एलिमेंट मिल गए, ठीक है। तो या फिर W2 मेरा इस तरह का होगा, तो क्या होगा 0 1 0, या फिर W3 मेरा इस तरह का होगा नहीं होगा, अपन चेक कर लेते हैं एक बार, 0 0 1 चेक कर लेते हैं कि भाई 1 0 1 2 3 1 0 0 1, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर हटाओ ये -1, तो देखो 3 पिवट एलिमेंट मिल गए मुझे, तो यानी कि मेरा इस तरह का भी होगा। तो W2 के पास ये 3 चॉइसेस है, W2 के पास कितनी, ये 3 चॉइसेस है कि W2 इन तीनों में से W2, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है W2, ये इतनी चॉइसेस है। तो ये मेथड है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस निकालने का। W1 मेरे को गिवन था, क्वेश्चन था कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, फाइंड W2, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस फाइंड करवा रहा है ये, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, ओके, ये फाइंड करवा रहा है ये। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, आइडिया ले लो, डायमेंशन कितनी बन सकती है, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिख रखा था पूरा प्रोसेस, कितनी बन सकती है, ओके। आइडिया लिया, फिर उस हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट उठाओ वी के स्टैंडर्ड बेसिस में से। स्टैंडर्ड बेसिस में से ही क्यों, क्योंकि वो सबसे आसान होता है, क्योंकि वो सबसे आसान होता है, ठीक है। तो उठाया अपन ने, एल वगैरह चेक किए, तो जितने उठाए अगर उस उनके रेस्पेक्ट में सारे के सारे एल आ रहे हैं और वो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल बन रहे हैं, जितने एलिमेंट है, जैसे 3 एलिमेंट है तो डायमेंशन ऑफ वी भी मेरे पास 3 है, तो अगर इक्वल बन रहे हैं, अगर वो इक्वल बन रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो एलिमेंट मैंने उठाए, जो एलिमेंट मैंने उठाए हैं उन्हीं से मेरा W2 स्पैन करवा दो, उन्हीं से मेरा W2 स्पैन करवा दो। तो ये मेरे पास 2 एलिमेंट वाला मेथड था। अब आप इसको आगे और बढ़ा सकते हो, जनरल में ले जाओ कि भाई 3 सब स्पेस चाहिए हो तो 4 सब स्पेस चाहिए, तो इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ आपको एक दो रिजल्ट, एक दो नोट बताता हूँ, फिर इसके बाद इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे और अगले लेक्चर में अपने पास आएगा कोशेंट स्पेस, अगले लेक्चर में अपने पास आएगा कोशेंट स्पेस। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ एक दो रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो तो गाइस यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स और लिखे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो V क्या है मेरा, W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम है, क्या है, डायरेक्ट सम है। तो नोट 1, डायमेंशन ऑफ V मेरा डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 के इक्वल होगा, जो कि मेरा डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 है, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगला देखो, S1 अगर मेरा W1 को जनरेट कर रहा है, यानी कि स्पैन कर रहा है, जनरेट करना स्पैन करना बात एक है, एंड S2 मेरा W2 को स्पैन कर रहा है, देन S1 यूनियन S2 W1 प्लस W2 को स्पैन करेगा, S1 यूनियन S2 स्पैन्स W1 प्लस W2, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो W1 मेरा S1 से स्पैन हो रहा है, तो W1 इक्वल टू L ऑफ S1, सिमिलरली W2 इक्वल टू L ऑफ S2। जब दोनों होगा तो देन W1 प्लस W2 मेरा क्या होगा, L ऑफ S यूनियन S2, S1 यूनियन S2 होगा, ओके। अब इसी को इन जनरल लेके जा रहे हैं अपन, तो क्या है, W1 W2 W3 आर सब स्पेसिस ऑफ V ओवर F, ठीक है। इफ SI स्पैन्स WI, यानी कि मान लो S2 है तो वो W2 को स्पैन कर रहा है, S5 है तो वो W5 को स्पैन कर रहा है, S6 है तो W6 को स्पैन कर रहा है, ऐसे। देन S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन SK स्पैन कर रहा है किसको, जैसे यहाँ पे इनका सम करते था ना सम, तो यहाँ पर भी सम कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस WK, इस तरह से। यानी कि अगर WI मेरा L ऑफ SI है, इसका मतलब WI मेरा SI से स्पैन हो रहा है, देन यूनियन ऑफ SI मेरा किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ WI के ऊपर, I1 to K, ठीक है। और देखो स्पैन W1 W2 इन सब का स्पैन क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, सेम बात है, ठीक है। अब मैं इसी तरह का मैं आपको एक पॉइंट और लिखवाऊंगा, इस तरह का पॉइंट लिखवाऊंगा। ये तो क्या है, ये वाला पॉइंट तो क्या है, नोट 3 इसका जनरलाइजेशन है, ओके। तो इस तरह का मैं आपको एक और पॉइंट लिखवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है वो, तो उस पॉइंट को भी आपको समझना अच्छे से। देखो तो नोट 4 क्या है, नोट 4, इफ B1 इज द basis
of is the basis of B1 is the basis of W1 and B2 is the basis of W2. Then B1 यूनियन B2, यहाँ पे क्या था, यूनियन क्या था, तो स्पैन कर रहा था क्योंकि पहले भी स्पैन था, तो यहाँ पर देन B1 यूनियन B2 नीड नॉट टू बी, ठीक है, होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। ये काम की चीज थी कि भाई हर जगह तो स्पैन हो रहा है तो यूनियन भी स्पैन हो जाएगा, लेकिन बेसिस के लिए ट्रू नहीं है कि अगर B1 मेरा W1 का है, B2 मेरा W2 का इज द बेसिस ऑफ W2, देन B1 यूनियन B2 मेरा W1 प्लस W2 का बेसिस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल बताओ भाई, काउंटर एग्जाम्पल भी होना चाहिए इस तरह का। तो ले लो कि भाई मेरा V इक्वल्स टू मैंने लिया R4 ओवर R, ओके, ये मैंने ले लिया, और W1 मैंने ले लिया क्या कि W1 मैंने इससे जनरेट करवा लिया, ये मैंने लिया 1 0 0 0, ओके, एंड 0 1 0 0, ठीक है, ये मेरा ये हो गया। और W2 मैंने किससे जनरेट करवाया, W2 मैंने जनरेट करवा लिया 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 1, ओके, फिर इसके बाद 0 0 1 0, ओके, ये मैंने कराया 3, और एक अगर लेना चाह, ये चलो यही काफी है, ठीक है। ये 2 LI है, ये 3 भी मेरे LI है, ठीक है, ये आप चेक करो, ये 3 भी मेरे क्या है, ये LI है। अब इनका जब मैं ये भी बेसिस है, इसका मतलब ये बेसिस है, W1 की डायमेंशन 2 है, W1 की डायमेंशन 2, W2 की डायमेंशन 3, ओके। तो मेरे पास W1 यूनियन W2, यानी कि इनके बेसिस करोगे ना B1 यूनियन B2, B1 यूनियन B2, ये मेरा W1 प्लस W2 का बेसिस नहीं आएगा, W1 प्लस W2 का बेसिस नहीं आएगा, ठीक है। यूनियन करोगे, अब देखो V की डायमेंशन ही 4 है, इनका यूनियन करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 5, 3 + 2 5 एलिमेंट आएंगे। तो 5 तो मेरे हो नहीं सकते LI एलिमेंट, क्यों, क्योंकि डायमेंशन ही मेरे पास 4 है, 4 से ज्यादा LI एलिमेंट किसी एक सेट में हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो इनका यूनियन मेरा बेसिस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये मेरा था किस पर, डायरेक्ट सम पर, इतना मेरा था। तो मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बताया था, इसके बाद अपन डायरेक्ट सम वाला ये लेक्चर खत्म करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन कोशेंट स्पेस पर। तो क्वेश्चन देखो कि मेरा V इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, V इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर फील्ड लेना चाहो, फील्ड को लेना, अगर क्या लेना ही है, फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो मैंने W1 लिया क्या, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस, ठीक है, और W2 मैंने लिया सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन। फील्ड मेरा दोनों का सेम है, ठीक है। तो देखो मेरे पास कोई फंक्शन है, तो वो या तो ओड होगा या फिर ओड नहीं होगा, बस यही 2 चीज होती है, या तो ओड होगा या ओड नहीं होगा। अगर ओड नहीं हुआ तो वो क्या होगा, इवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। या इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बनी मेरे पास कि मेरा कोई भी फंक्शन या तो ओड होगा या फिर इवन होगा। तो जब मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, implies that V इक्वल टू W1 प्लस W2, ये मेरा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि ऑड प्लस इवन कर दोगे इसका मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल आ गए, और V में क्या है, सारे पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन आ गए, और V में क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा एक एग्जांपल था। अगला एग्जांपल देखो, ये मैंने फंक्शन पे लिया, अगला एग्जांपल मैं मैट्रिसेस पे ले लेता हूँ। V इक्वल्स टू
एम एन क्रॉस एन ओवर आर, आप इसको एम एन ओवर आर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। W1 में ले रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिसेस कि ए एलिमेंट ऑफ V सच दैट A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, W2 इक्वल्स टू A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ओके, तो देखो W1 प्लस W2 इनका डायरेक्ट सम, ये मेरा V होगा, ये मेरा V होगा। चेक कर लो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, चेक करो कितनी आती है। W1 की डायमेंशन यानी सिमेट्रिक की कितनी होती है, n प्लस 1/2 प्लस n माइनस 1/2, जो कि क्या आएगी n स्क्वायर, और n स्क्वायर ही किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन V, डायमेंशन V। इसका मतलब कि मेरा V W1 W2 का डायरेक्ट सम होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सब स्पेस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट सम में इतना था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे कोशेंट स्पेस, कोशेंट स्पेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।